नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको अज्ञे जी की रचना मैं क्यों लिखता हूँ पढ़ाने जा रही हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, ना जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ। लेखक कहता है मैं इसलिए लिखना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को स्वयं जानना चाहता हूँ। कि क्यों लिखता हूँ, लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, लिखकर ही लेखक इस अभ्यंतर विवशता को पहचानता है। अभ्यंतर माने भीतर का या अंदरूनी विवशता जो होती, मजबूरी होती है, उसको पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा और लिखकर ही उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन की कृति होती है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं, यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है। संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से, पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे ये भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वो मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। उन्मेष का मतलब क्या होता है, प्रकाश का या दीप्ति का। निमित्त माने कारण बन जाता है। यहाँ पर लिखने की व्यवस्था या तो किसी के आग्रह से हो सकती है, संपादक ने आग्रह किया और लिखने का तब लेखक लिखता है, प्रकाशक ने कहा हो तब लिखता है, या मजबूरी होती है जब आर्थिक आवश्यकता होती, धन की आवश्यकता हो तब लिखता है। पर कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से भेद बनाए रखता है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्म अनुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती है। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर आराम भी बच जाए तो कोई हानि नहीं मानता। पर यह भीतरी विवशता क्या होती है? भीतरी विवशता, इसे बखानना बहुत कठिन है। क्या वो नहीं होती है, ये बताना शायद कम कठिन होता है। या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर लेखक जो है अपनी कविता की चर्चा करके कुछ बताना चाहता है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी पर पहुँचते हैं जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ, रेडियम धर्मिता के कारण क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। जब इतना ज़्यादा मैंने हिरोशिमा अणु बम के विषय में पढ़ा तो बुद्धि का विद्रोह करना स्वाभाविक हो गया। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यो युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी। पर जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर
उमड़ती थी, उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सकता था। यहाँ पे अपना उदाहरण उन्होंने बताया कि मछलियों को मारने के लिए जब सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंक कर कुछ मछलियों को मारना चाहिए था, उसमें बहुत अधिक मछलियां मारी जाती थी। वैसे ही अणुबम द्वारा जो व्यर्थ का जीवनाश हुआ, उसका अनुभव तो मैं कर ही सकता था। जापान जाने का अवसर मिला। लेखक कहता है, एक समय मुझे जापान जाने का मौका मिला, तब हिरोशिमा भी गया और वो अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती हैं जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ, जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सवाल ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वो अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती। जब मैंने वहाँ के लोगों को दर्द में तड़पते हुए पाया, तो मैंने अनुभव किया, जो देखा, उस अनुभूति का प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे वहाँ पर ज्वलंत रूप में देखने को दिखाई पड़ा। हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा और विस्फोट के बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थों की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी। रुद्ध माने बंद हो गई होंगी, फंस गई होंगी। जो आसपास के आगे बढ़ गई, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया और जो व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरी अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। मुझे लगा कि ये घटना मेरे साथ हो गई। इसी में से वो विवशता जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। ये कविता अच्छी या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वो सच है, क्योंकि वो अनुभूति प्रसूत है। अनुभूति से उत्पन्न हुआ, प्रसूत माने उत्पन्न हुआ है। यही मेरे निकट महत्व की बात है।